मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ वाले राम सर पर। आज हम जो एक्सीलेंट की डैश वर्क होती है उसके साथ इस प्रकार के 4 मॉडल पेपर प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि डैश वर्क जो होती है उसकी आंसर की हम सबके पास आती है, चाहे वो संजीव की हो या एक्सीलेंट की हो, तो उसके हिसाब से हम आसानी से रिवीजन घर पे बैठ के करते रहते हैं। लेकिन जो एक्सीलेंट की डैश वर्क होती है उसमें इस तरह के 4 मॉडल पेपर आते हैं। अभी ये मेरे पास फर्स्ट वाला है और उनका सॉल्यूशन कहीं पर प्राप्त नहीं है, हमें कहीं पर मिलता नहीं है। ऐसे यूट्यूब पे कई प्रकार के बच्चे सर्च करते रहते हैं, कोई ऐसा चैनल मिल जाए कि जिसमें ऐसी भी वीडियो हो यूट्यूब पर, उसमें इन 4 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन कराया जाए। तो आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से इस चैनल के माध्यम से हम 10th क्लास, 12th क्लास, 8th क्लास यानी कि 8th से लेकर 12th तक के मैथ की सारी क्लासें लगातार लगती रहेंगी और उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। हमें पता है कि एग्जाम डेट नजदीक आ गई है, 7 मार्च से 10th क्लास के एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज से हमारी पढ़ाई इस लेवल तक रहेगी कि हम कैसे भी करके मैथ में 100 में से 100 नंबर लाए। और आपको मैं ये गारंटी से दिलासा देता हूं कि आपके 100 नंबर गारंटी से आएंगे। बस आपको मेहनत करनी है हमारे साथ और हम मेहनत करेंगे आपके लिए, आपके साथ। तो देखिए हमारे पास है मॉडल नंबर फर्स्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। ऑप्शन ये दे रखे हैं हमारे, अ 4, ब 2, स 1 और द 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे मेन बात यह है कि मैथ के पेपर में 15 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अंदाज से टिक लगा दो, ऐसे टिक नहीं लगाने हैं। हमको सभी प्रश्नों के आंसर जांच करनी है, आंसर निकालने हैं बढ़िया तरह से, और जब आंसर हमारा आ जाएगा उसके बाद उसकी जांच भी करेंगे कि क्या आंसर हमारा सही है या गलत है। देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 65 और 117 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 65 के गुणनखंड होते हैं 5 × 13, 13 पंजे 65। इसी प्रकार 117 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3 × 13, 13 × 39 और 39 × 117। या ऐसे भी बोल सकते हैं 3 × 9, 13 × 117। HCF क्या होता है? HCF वेनिस्ट कॉमन संख्या है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्याओं का वेनिस्ट गुणनखंड हो उन्हीं को हम HCF कहते हैं। यहां पर वेनिस्ट गुणनखंड दोनों में 13 है, इसलिए इसका HCF 13 आएगा। अब ये कह रहा है सवाल कि HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 65m-117 बराबर रखेंगे हम 13, क्योंकि इसके रूप का है। 65m बराबर 13 + 117, 65m बराबर काउंट कर देंगे, इसे टोटल हो जाएगा ये हमारा 130। m बराबर 130 बटे 65, इसमें 65 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो यहां पर m का मान हमें प्राप्त हुआ है 2। चलो साथ ही साथ इसकी जांच भी कर लेते हैं, क्या m का मान 2 है या नहीं। इसके लिए m का मान पुनः इसी स्थिति में रख देंगे हम, ये जांच है। 65 × m की जगह पर 2 रखेंगे -117, तो ये हो जाएगा 130 -117, इससे घटाएंगे तो यहां पर आया 13। देखो आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि HCF 13 आ रहा है
और m का मान रखने पर भी 13 आ रहा है, इसका मतलब हम HCF को इसके रूप में रख सकते हैं। इसका आंसर है बा, ये सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना है। मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा इसे डायरेक्ट बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि ट्रिक कहां से बनी है, ठीक है। तो इसका होता है -b/c। -b ये जो बहुपद होता है वो बहुपद होता है x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो यहां पर a का मान 1 है, b का मान 2 है, माइनस लगाएंगे सूत्र से, और c का मान है 1, तो 1 का भाग देंगे, इसका आएगा आंसर -2। इसका आंसर सही है। अब देखो ये कैसे आया, हमें निकालना है इनका योगफल 1/अल्फा 1/बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और ये अल्फा बीटा। हम जानते हैं ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यहां a से a कट जाएगा तो बचेगा -b/c। तो इसी प्रकार आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग होता है -b/c, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु है, fi इनकी संगत बारंबारता है तथा x बार माध्य है, तो सिग्मा fi xi माइनस x बार बराबर है। इनका देखना है कि इसका आंसर इनमें से क्या आएगा। तो चलो देखते हैं। हम जानते हैं कि माध्य जो होता है वो x बार होता है, और माध्य के बराबर x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi। पक्षांतरण करेंगे इसका, तो हम जानते हैं ये पक्षांतरण आएगा सिग्मा fi x बार बराबर सिग्मा fi xi। सिग्मा fi को n बोलते हैं, तो n x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fi और xi। यहां स्थिति लेते हैं हम सवाल से कि सिग्मा कोष्टक fi xi माइनस x बार, अंदर गुणा कर देंगे तो सिग्मा fi xi माइनस x बार सिग्मा x बार। यहां पर देखो सिग्मा fi xi का मतलब होता है nx बार, और यहां पर भी इसका मतलब होता है nx बार। क्यों? कि माध्यक को आंकड़ों के अनुसार, जैसे माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, एवरेज होता है, और उसी एवरेज को कितनी बार निकाला गया है, कितनी संख्याओं से निकाला गया है, उन्हीं से द्वारा गुणा करते हैं, तो वही संख्या द्वारा से हमें टोटल प्राप्त होती है। टोटल जितनी भी आंकड़ों की काउंटिंग होती है पुनः प्राप्त हो जाती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो nx बार है वो हमेशा nx बार के बराबर होती है। तो सिग्मा x बार का मतलब होता है nx बार। यहां nx में से nx बार ही घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन इसमें असही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमारे ज्यादा से ज्यादा टारगेट ये रहेगा हमारे लिए कि 15 जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, वो 15 क्वेश्चन हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं कि 15 क्वेश्चन को कम से कम 15 मिनट में तो हल कर लें। और जहां तक मैं कहूंगा तो यही कहूंगा कि 15 क्वेश्चन है तो उन्हें 10 मिनट में करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हें इस तरह से सॉल्व नहीं करके आना है। ये रफ कार्य होता है और रफ कार्य में करके इसके ऑप्शन निकालने हैं कि ऑप्शन में इसका मान क्या आ रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो उतना ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। और ये जो पैटर्न है, ये जो सवाल हल कर रहे हैं वो हम
सिर्फ और सिर्फ रफ कार्य में ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन ही इनके आंसर निकालने हैं। यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि काफी बड़े बड़े ऑप्शन है, अभी इसका हल करके आपको बताएंगे कि ऑप्शन क्या आएगा इसमें। संपाती रेखीय समीकरण युग्म का एक समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण क्या है। अब ये देखो, रेखाएं तीन प्रकार की होती है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं तीनों रेखाएं। A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2, ये नॉट इक्वल आ जाएंगे अगर, तो यहां प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और यदि A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल C1 बट्टे C2 हो, तो इसका मतलब रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। इस कंडीशन में समांतर रेखा होती है। A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2 इक्वल C1 बट्टे C2। अगर ऐसी कंडीशन आए तब रेखा समपाती होती है। प्रतिच्छेदी हो तो केवल एक ही हल होगा, समांतर हो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और संपाती है तो उनके अनेक हल प्राप्त होंगे, क्योंकि एक रेखा के अनेक हल होते हैं। और संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, इसका मतलब दोनों की एक ही रेखा मानी जाएगी। अब यहां पर संपाती हो रहा है तो हमें इस प्रकार, ये जो समीकरण है इसका रूप इस प्रकार बनाना पड़ेगा कि सभी ABC जो वास्तविक संख्या है उनका एक ही अनुपात आए, सबका एक ही अनुपात आए। तो इसलिए इसे हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -10x प्लस 7 से कर देंगे 14y बराबर 4। देखते हैं ये इसमें ऑप्शन है या नहीं। देखिए इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं दिया है इस प्रकार का, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं यहां से, क्योंकि पहली संख्या प्लस की पॉजिटिव कर देंगे x को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 14y बराबर -4। क्या ऐसा क्यों होता है? जब भी हम माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं या माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो प्लस की संख्या सभी माइनस हो जाएंगे और माइनस की संख्या सभी प्लस की हो जाएंगे। तो यहां पर ये माइनस किए प्लस कर देंगे, ये प्लस किया माइनस कर देंगे, ये प्लस किया माइनस कर देंगे। तो ये 10x माइनस 14y बराबर -4, ये इसका राइट आंसर है। और ये आपका इसका द आंसर आ रहा है, ऑब्लिक में इसका द आंसर है। हाँ, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक समांतर श्रेणी है और इसका सार्वंत्र ज्ञात करना है। सार्वंत्र किसे कहते हैं कि इन पदों के मध्य अंतर क्या है, सबका एक ही अंतर आना चाहिए, वो हमारा सार्वंत्र है। तो समांतर श्रेणी अगर पहले से ये बता रहा है तो सीधा का सीधा हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वंत्र होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाना, ये हमारा सार्वंत्र है। या तीसरे से दूसरे को घटाना, किसी दूसरे पद का पहला पद घटाने पर जो अंतर आता है उसी को हम सार्वंत्र कहते हैं। यहां 1 माइनस पी बट्टे पी से घटाएंगे हम 1 बट्टे पी, एलसीएम पी आएगा 1 माइनस पी माइनस 1, 1 प्लस की है 1 माइनस की कट जाएगी तो इधर माइनस पी बट्टे पी बचेगा, पी का भाग पी में 1 बार गया, तो इसका ऑप्शन में जो आंसर है -1 आएगा। देखते हैं इसका -1 कौन सा है ऑप्शन में। तो इसका सा आंसर है ऑप्शन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एल एम समांतर ए बी है तथा ए एल का मान दिया है, ए सी का मान दिया है, बी एम का दिया है और बी सी का दिया है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। यहां पर चित्र पहले से ही क्वेश्चन में बना हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये मान लो कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, चित्र वगैरह अगर सवाल में दे दिए जाते हैं, क्योंकि चित्र को देखकर हमें तुरंत अंदाजा हो जाता है या हमें ध्यान आ जाता है कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा और ये कौन सी वाली प्रीमिस से आया है, कौन सी एक्सरसाइज से आया है, सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी अगर नहीं पता चले तो मैं आपको बताऊं कि जब भी ये वाली जो कंडीशन आती है, एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो किसी त्रिभुज में, तो वहां पर थेल्स प्रमेय अप्लाई होती है। थेल्स प्रमेय क्या होती है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर
कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर ये LM समांतर AB है, तो थेल्स प्रमेय होगी CL बट्टे LA बराबर CM बट्टे MB। ये हमारी थेल्स प्रमेय है। अब इसकी दो प्रमेय और होती हैं कि इनके जो भुजाओं के भाग होते हैं, ये भाग पूरी भुजा के साथ भी समान अनुपात में होती है, ये भी उपप्रमेय हो जाती हैं। जैसे यहां पर AL बट्टे AC और BM बट्टे BC। इसी प्रकार एक और उपप्रमेय हो जाती है CL बट्टे AC और CM बट्टे BC। अब इन तीनों में से हमें ये देखना ये है कि इसमें से कौन सी प्रमेय या उपप्रमेय क्या इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर हम मान देखेंगे, पहले AL का मान दिया है और AC का मान दिया है। AL का मान है और AC का है, तो हमें सिंपल सा पता चल रहा है कि एक भुजा का भाग है और एक भुजा पूरी है, तो यहाँ पर उपप्रमेय ही अप्लाई की जाएगी। तो देखते हैं उपप्रमेय क्या है इसकी। इनमें मान रखेंगे AL बट्टे AC और BM बट्टे BC। AL का मान रख दो, यहां AL का मान x माइनस 3 बट्टे AC का मान 2x और BM का मान देखेंगे, BM का मान है x माइनस 2 बट्टे BC का मान है 2x प्लस 3। कैसे गुणा कर देंगे इसका, तो पहले इसका इससे कर लेंगे, 2x प्लस 3 का गुणा होगा x माइनस 3 से बराबर, और 2x का गुणा होगा x माइनस 2 से। इसका इससे गुणा करते हैं, पहले 2 का गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x, इसके बाद 3 का गुणा करेंगे प्लस 3x माइनस 9 इक्वल, इसका कर दो आप 2x स्क्वायर और 2 का 2 से करेंगे 4x। यहां समान संख्या काट दी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये लेफ्ट में ये राइट में। जब इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और माइनस 6x से 3x घटाएंगे प्लस की, तो माइनस की 3x हो जाएगी। इधर माइनस 9 और इधर माइनस 4x। 4x को इधर लाएंगे प्लस की हो जाएगी, माइनस 3x प्लस 4x, और 9 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी। इधर 4x से 3x घटा देंगे, माइनस की है, इधर x बचेगा, इधर 9। देखते हैं x का मान 9 आ रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका, तो इसका ऑप्शन है द ऑप्शन सही है। साथ ही साथ इसे फिल करते रहना, वीडियो पॉज करके फिल करते रहना, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप देख सको। हाँ, और वीडियो को स्वाइप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जल्दी जल्दी देखने में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और आप जल्दी में उसे खो दोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना है और एंड तक ही समझना है कि किस तरह से कराए जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, ABCD बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और बोला गया है कि बताइए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तब A और B का मान क्या होगा। यहाँ पर जानते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें पता है कि AD और AC, BD और AC का मध्य बिंदु M है, तो हम उसी हिसाब से मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। सिंपल सा है। और ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों विकर्णों का एक ही मध्य बिंदु है, इसलिए ये लगा रहे हैं।
तो यहां पर पहले हम एम का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ए और सी के लिए। ए सी का मध्य बिंदु एम के निर्देशांक। तो इसके लिए होगा x1, x में x जोड़ेंगे और y में y जोड़ेंगे और बट्टे 2 लगाना है, बस सिंपल सी बात है। तो -2 + 4 x के लिए -2 + 4 बट्टे 2, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा इधर और 2 में 2 का भाग 1 जाएगा, x का मान 1 आ गया। ऐसे ही y के लिए निकालना है, -1 + b, ये y का मान हो जाएगा। फिर से तुलना करेंगे हम BD का मध्य बिंदु M के निर्देशांक। BD के लिए देखेंगे तो a + 1 होगा बट्टे 2 और यहां पे निकालेंगे 0 + 2, 2 बट्टे 2 बराबर 1। हम जानते हैं कि m के निर्देशांक यही है और m के निर्देशांक ये है, तो इसका मतलब दोनों का मान एक ही है। x की तुलना x से करेंगे और y की तुलना y से करेंगे, हमें a और b के मान इजीली प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां x का मान रखेंगे 1, 2 से गुणा कर दो 1 का, तो a + 1 बराबर 2 और यहां 2 - 1, a का मान 1 आ गया। ऐसे ही y का मान रख देंगे, ऐसे ही यहां पे y की तुलना करेंगे तो y का मान रख देंगे -1 + v बट्टे 2 बराबर 1। पक्षांतरण कर दो, -1 + v, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो v बराबर आएगा 2 + 1, v बराबर 3। यहाँ a का मान 1 और b का मान 3, इसका ये राइट आंसर है और ऑप्शन इसका आ सही है, आ ऑप्शन में दिया है ये, हाँ ये इसका सही है। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब लगभग 5% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिलेबस से जॉइंट होते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल या उनके क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये भी पता चले कि आप भी थोड़ा माइंड से सवालों को हल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इसलिए आ जाते हैं। देखो ये क्या है, हमें दे रखा है sec थीटा + tan थीटा बराबर 7 है और sec थीटा - tan थीटा किसके बराबर है, यानी इसका मान क्या है, अगर इसका मान दिया है तो इसका मान क्या है। तो पहले तो हमें ऐसे सवालों के लिए ये समझना पड़ेगा कि tan थीटा और sec थीटा जो है इसकी सर्वसंख्या कौन सी है, यानी ऐसे कौन से फॉर्मूला हैं त्रिकोणमिति के अंदर जिसमें sec + tan या sec - tan आता है। तो वो है हमारा sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। इजीली अप्लाई कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का वर्ग है a² - b², तो यहां पर सूत्र अप्लाई हो जाता है। sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा बराबर 1। यहां हम जानते हैं sec थीटा + tan थीटा का मान दिया गया है पहले से ही 7 है, तो 7 sec थीटा - tan थीटा बराबर 1। अब यहां से हम मान निकाल लेंगे sec थीटा - tan थीटा, 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा 1/7। इसका ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये, इसका ऑप्शन आ सही है, हाँ ऑप्शन में है। इसके बाद नवा सवाल है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का
अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है? दूरी देखो, कोण दो प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में दो प्रकार के कोण लिए जाते हैं। एक तो होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण ऐसे कोण जो नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई दे, तब जाके उन्नयन कोण बनता है। कोई वस्तु ऊपर है, हम नीचे से देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर उन्नयन कोण बनता है। और जब ऊपर से हम किसी नीचे वस्तु को देखते हैं तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। नीचे किसी वस्तु को देखेंगे हम तो हमारे द्वारा जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ, तो अवनमन कोण कहलाएगा। अब यहां पर कोण अवनमन बन रहा है क्योंकि एक मीनार है और मीनार के ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ किसी वस्तु को देख रहा है। कितनी डिग्री के कोण पर देख रहा है? 30 डिग्री के कोण पर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर से देख रहा है, इसलिए क्षैतिज भी ऊपर ही बनेगा 30 डिग्री का। अब इसे एकांतर कोण के अनुसार इसको 30 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि एकांतर कोण है, ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो वहां पर एकांतर कोण बनता है। इसकी ऊंचाई दे रखी है मीनार की 10 मीटर। हमें पूछ रहा है कि जिस बिंदु को देखा जा रहा है उसकी दूरी क्या है मीनार के आधार से। मान लेते हैं ए बी मीनार है, सी बिंदु है और बीसी की दूरी वो पूछ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है और समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होता है, बाकी जो शेष भुजा है ये आधार होता है। आधार का मान ज्ञात करना है, लंब बट्टे आधार लगाएंगे। जो भी मान ज्ञात करना होता है, एक तो वो भुजा ली जाती है और एक जिसका मान दिया गया है वो भुजा ली जाती है। तो लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। tan कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। यहां ए बी का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। बीसी का मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का। तो यहां से बीसी का मान निकालेंगे, वज्र गुणा कर देंगे 10√3 मीटर। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? आ सही है ऑप्शन इसका। ऐसे ही 10वां सवाल देखेंगे, सिंपल है। इसमें माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका का मतलब मध्यमान। आंकड़ों का मध्यमान क्या है? आंकड़ों को क्रमागत रखेंगे और उनके जो मध्य वाली संख्या होगी वही हमारी माध्यिका कहलाती है। सबसे पहले है क्रम से लगाएंगे, छोटे से बड़े क्रम में लगा सकते हैं या बड़े से छोटे क्रम में लगा सकते हैं। 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19। तीन इधर संख्याएं, बीच में यहां पे 11 आ रही है, इसका मतलब माध्यिका हमारी 11 है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। द सही आंसर है। यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी दो स्पर्श रेखा 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, पहले एक प्रमेय होती है, या ये मान लो कि 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ भी सकते हैं, खाली स्थान के लिए भी आ सकते हैं स्पर्श रेखा पे आधारित, कि वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक तो समान होती है, बीपी का मान हमेशा एपी के बराबर होगा, और 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब 90 डिग्री के कोण पर होती है यहाँ पे। अब यहाँ पर अधिकतर हम देखते हैं कि प्रश्नावली के अनुसार हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, बौद्धायन प्रमेय, जो कि यहां पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब हमें 2 भुजाओं का मान दिया गया हो, किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया गया हो और एक भुजा का मान ज्ञात करना हो। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही भुजा का मान दिया गया है, वो है इसकी त्रिज्या। तो प्रश्नावली 10 से ज्वाइंट सवाल है ये, प्रश्नावली 9 के लिए। इसमें त्रिकोणमिति अनुप्रयोग काम में लिए जाएंगे, लेकिन दे दिया गया है प्रश्नावली 10 की तरह ये सवाल। देखो किस तरह से हमें जानते हैं कि ये 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 60 के आगे होंगे 30 डिग्री, तो चाहे इधर भी निकाल सकते हो चाहे इधर। हमें केवल एपी का मान निकालना है, अगर बीपी का चाहूं तो वो भी एपी के बराबर ही होगा। थीटा है ये, और थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, समकोण के सामने होता है कर्ण, और ये वाली भुजा है आधार।
एक मान दिया है इसमें, लंब आधार ज्ञात करना है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है 10, और 10 कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री। 10 30 का मान, हमें लंब का मान दिया है 3 और एपी का मान ज्ञात करना है। 1/√3 10 30 का मान होता है 3/AP। तो यहां पर एपी का जो मान आया वो आया 3√3 मीटर। सेमी में दे रखा है तो इसे सेमी में लिखेंगे। ये इसका राइट आंसर है 3√3 सेमी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका, ऑप्शन 7 सही है। ऐसे सवाल है, अच्छी तरह ध्यान से समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी समाधान हम निकालेंगे। क्योंकि हमारे चैनल की ये पहली वीडियो है और मॉडल पेपर फर्स्ट का ये पहला पार्ट है। आपके जितने इसमें सवाल होंगे उतने कराएंगे, उसके बाद अगले दिन जल्दी से ही जल्दी इसकी दूसरी वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर एक तल द्वारा दो भागों में काटा गया है। इस प्रकार छोटे शंकु का आयतन पूरे बड़े शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, चित्र अनुसार आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक शंकु है हमारे पास, इस शंकु को बीचों बीच में से काटना है, इस आधार के समांतर, इसका ये आधार है और इसके समांतर बीचों बीच में से काटना है इसे, तो एक और शंकु प्राप्त होता है हमें ऊपर की तरफ। मान लेते हैं इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 2h है। अधिकतर हम ऊंचाई h मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 2h क्यों मानी है? वो इसलिए माने कि क्योंकि हमें 2 को आधा करने में आसानी होती है, तो आपको भी बहुत आसानी होगी। 1 को आधा करेंगे 1/2, आगे सवाल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, 1/2 का वर्ग करेंगे। हाँ, यहां पर 2h माना है, 2h का आधा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ऐसे इसे 2r मान लेंगे बड़े वाले की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। छोटे का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बट्टे बड़े शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ऐसे नीचे भी लिखना है 1/3 पाई, r की जगह हमें 2r लिखना है क्योंकि बड़े वाले की हमने 2r मानी, 2r का वर्ग, और h की जगह 2h लिखना है क्योंकि h को 2h माना है। 3 पाई 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगी, तो यहाँ पर r²/h, और यहाँ 2 का वर्ग होगा 4, r का r² और 2h। r² से r² कट जाएगी, h से h कट जाएगी, तो यहाँ पर आएगा इसका 1/4 दूनी 8। अनुपात निकालेंगे 1:8। बहुत ही सिंपल है, आंसर इसका 1:8 है, वो है द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि एक वृत्त है जिसकी 2 त्रिज्याएं 45 डिग्री के कोण अंतरित करती है केंद्र पर, और इस त्रिज्यखंड के मध्य, यानी त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 77 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है, जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर θ/360, जो कि कितना है 77 है। पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है, और थीटा का मान 45 है बटे 360। 45 से 360 8 बार कट जाएगी। यहां पर आर का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे, सभी जो संख्या भाग में है वो राइट में लेने पर गुणा में बदल जाएंगी, राइट पक्ष में आएंगे तब, और 7
बाकी जो गुणामें ऊपर की तरफ होते हैं वो भाग में हो जाएंगे। 11 से 77 कट जाएगी 7 बार, और 11 से ये कट जाएगी 2 बार, 2 से 8 कट जाएगी। यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, ऐसे 4 को 2 भागों में लिख लेंगे, 2 × 2, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में 2 के जोड़ा बनते हैं। तो आर बराबर आएगा 7 × 2 बराबर 14। 14 सेमी इसकी त्रिज्या आ जाएगी, 14 सेमी। इसका आंसर है वाह सही आंसर है इसका। ऐसे ही 14वां क्वेश्चन है, एक थैले में कुछ कार्ड है जिन पर 2 से लेकर 11 तक संख्याएं अंकित हैं। थैले में से यादृच्छा एक संख्या निकाली जाती है, तो निकाले गए कार्ड पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। हम जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला भी होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो पहले हमें कुल परिणाम देखना है। 2 से लेकर 11 तक संख्याएं, कुल परिणाम हो गए 10। अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है तो वही लिखना है कुल अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, कुल अभाज्य संख्या। तो कुल अभाज्य संख्या 5 संख्या आई इसमें, 2, 3, 5, 7 और 11। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, ऐसी अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। प्रायिकता निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं, ई यहाँ पे कोई घटना है वो अभाज्य संख्या की घटना है, इसलिए अनुकूल परिणाम हो गए 5, कुल परिणाम है हमारे 10। तो 5/10 काट देंगे, इसका 1/2 आ जाएगा राइट आंसर। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर आ सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर क्या है। 17वां पद यानी कि A17 10वें पद से A10 कितना अधिक है, 7 अधिक है। हम जानते हैं कि 17वां पद है तो इसे हम लिखेंगे A + 16D और इसे लिखेंगे हम A + 9D + 7। ए से बराबर कट जाएंगी, 16D - 9D बराबर 7। 9D का इधर 75 होगा तो माइनस की हो जाएगी। 16 में से 9 हटाएंगे इधर 7D बचेगी। अब D का मान निकालेंगे तो 7/7, D का मान आएगा 1, तो इसका सार्वंतर आ रहा है 1। सार्वंतर 1 है। ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसका, आ सही है ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन में आ ऑप्शन बहुत सारे निकले, तो कहीं बहुत से बच्चे ये मत सोच लेना कि आ ही रख के आएंगे सब में तो बहुत से सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पैटर्न है, मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है ये। तो देखिए पहले प्रश्न के 15 क्वेश्चन सब हल किए हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि हमारे चैनल की ये पहली वीडियो है। अगर आपको